हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम समास का जो पहला प्रकार है अविभाज्य समास, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अविभाज्य समास क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। अव्यय पद क्या है? अव्यय क्या होता है? जो किसी वचन, पुरुष, लिंग के साथ, इन तीनों के साथ कभी नहीं बदलता है, वो अव्यय पद कहलाता है। अव्यय ए प्लस वे। वे का अर्थ होता है खर्च करना और ए का अर्थ है नहीं, अर्थात जो खर्च नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है। ये किसी के साथ ही परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाता है। अव्यय भाव क्या है इसके, अर्थात इसका पद क्या बनता है? पद की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? देखो, पूर्व पदार्थ प्रधानो अविभाव समास है। पूर्व पद प्रधान अर्थात समास के दो पद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं समास के, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। आपको मैं बता दूं, समास में मेन बात समझने वाली ये है, समास के दो पद हैं। समास के पद कितने? दो पद हैं। दो पद है समास के। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। देखो, इस पूर्व पद को पहला पद कह दो, पहला पद। इसको दूसरा पद कह दो, दूसरा पद। पूर्व पद कह दो, पहला पद कह दो, इसको प्रथम पद कह दो, इसको उत्तर पद, दूसरा पद, या अंतिम पद कह दो, अंतिम पद। जो भी आप कहेंगे वो सही है। अब क्या है, इनको मेल करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने से बनेगा सामासिक पद। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सामासिक पद बन जाएगा। अगर दोनों को अलग करेंगे तो समास विग्रह बन जाएगा। समास विग्रह का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा करना। टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे। तो इसमें क्या बताया, ये क्या बता रहा है? पूर्व पदार्थ जो पहला पद है, ये पहला पद पूर्व पदार्थ प्रधान, अर्थात पहला पद इसमें प्रधान है। अर्थात इस समास, जितने भी समास हैं उनमें किसी न किसी पद की प्रधानता होती है, या तो पहले पद की प्रधानता या दूसरे पद की प्रधानता। किसी में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, अन्य पद प्रधान होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये अविभाज्य समास क्या कह रहा है कि इसमें पूर्व पदार्थ है, जो पूर्व पद है उसकी प्रधानता होती है। उसकी क्या होती है? प्रधानता होती है। पहला पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है इसमें। अर्थात क्या होना चाहिए? कैसे आपको पता चले कि पूर्व पद प्रधान है? ये बात कैसे आपको पता चले? पूर्व पद की प्रधानता। देखो, एक नियम ये बन गया इसका नियम क्या बन गया? इसमें पूर्व पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। दूसरा क्या है? इसका सामासिक जो पद है, सामासिक पद है, वो किस में बनता है? वो नपुंसक लिंग में बनता है। जो सामासिक पद बनता है नपुंसक लिंग में बनता है। अर्थात नपुंसक एक वचन कह सकते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन में बनता है, इसका पद बनता है वो। और इसके बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द अव्यय शब्द होते हैं। इससे बनेंगे वो सारे अव्यय शब्द बनेंगे। तो अविभाज्य समास से बनने वाले शब्द कैसे बनेंगे? इससे बनने वाले शब्द कैसे रहेंगे? सारे अव्यय रहेंगे। अविभाज्य से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? अव्यय शब्द कहलाएंगे। और इसमें जो सामासिक पद है, अर्थात पद को जोड़ देंगे। जब सामासिक पद बनेगा वो नपुंसक लिंग में बनेगा। नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा। ये किस में बनेगा? नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा। और इसमें कौन सी पद की प्रधानता होती है? पहले पद की प्रधानता होती है। पहले पद में क्या होना चाहिए? पहले पद में उपसर्ग या अव्यय पद होता है। देखो क्या होता है इसमें पहले पद में क्या होना चाहिए? उपसर्ग या अव्यय पद। इसमें इसके जितने भी उदाहरण होंगे उनमें क्या रहेगा? पहले उपसर्ग होगा और अव्यय, या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। और इनके जोड़ से जो बनेगा वो कैसे बनेंगे?
वो कैसे बनेंगे? अव्यय शब्द बनेंगे। और इनको जोड़ेंगे, समास पद करेंगे तो कैसा बनेगा? नपुंसकलिंग एक वचन बनेगा। आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं एक बार उदाहरण से चर्चा कर रहा हूं। इसमें ये भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि इस समास में पहला पद मैंने क्या बताया? उपसर्ग। पहला पद क्या बताया? उपसर्ग। पहला पद उपसर्ग या फिर क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। उपसर्ग या अव्यय होना चाहिए। इनमें से उपसर्ग या अव्यय हो सकता है। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में क्या होगा? संज्ञा पद हो सकता है। इसके बाद में क्या हो सकता है? संज्ञा पद हो सकता है। संज्ञा पद पहले क्या हो सकता है? पहले क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय होगा। उसके बाद क्या होगा? संज्ञा पद होगा। क्या होगा? संज्ञा पद होगा। तो यहाँ हम उपसर्ग की बात करें तो जैसे उपसर्ग में हम बात कर ले, जैसे अनु एक उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु का अर्थ क्या होता है? देखो, अनु का अर्थ पश्चात होता है। अनु का अर्थ क्या होता है? पश्चात होता है। अनु का हिंदी में पीछे होता है। हिंदी में क्या होता है? पीछे। हिंदी में क्या होता है? पीछे होता है। संस्कृत में क्या होता है? पश्चात। और एक क्या होता है? योग्यम। एक क्या होता है? योग्यम। पश्चात और योग्यम दो अर्थ होते हैं अनु के दो अर्थ होते हैं। एक होता है पश्चात, एक होता है योग्यम। पश्चात क्या कहाँ होता है? व्यक्तिवाचक। जहाँ व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? पश्चात। और जहाँ जातिवाचक, जाति और भाववाचक शब्द होते हैं, वहाँ क्या बनता है? योग्यम। जाति और भाव के साथ क्या बनता है? योग्यम बनता है। और व्यक्तिवाचक के साथ क्या बनता है? पश्चात बनता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा अनुरथम, तो यहाँ रथ है, रथ के साथ यहाँ क्या करते हैं हम? यहाँ अनु के साथ, जहाँ भी अनु लिखेंगे वहाँ पर क्या लिखेंगे? अनु के साथ षष्ठी का प्रयोग करेंगे। अनु के साथ किसका? षष्ठी व्यक्ति। आप याद रखना है, अनु के साथ षष्ठी लगाएंगे। तो अनु के साथ षष्ठी लगाएंगे, रथ में षष्ठी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रथस्य। और अनु का क्या लिख देंगे? पश्चात। अनु का क्या लिख देंगे? पश्चात। रथस्य पश्चात। क्या बन गया? रथस्य पश्चात। एक बार फिर से उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। दूसरा उदाहरण देखना आप। अनुरूप। ये क्या है? रूप क्या है? भाव है। रूप भाव है तो रूप में षष्ठी लगाएंगे, रूपस्य और अनु का क्या बन जाएगा? योग्यम। रूपस्य योग्यम। जैसे अनुकूलम। कुल क्या है? भाव है तो कुलस्य षष्ठी लगाना है इसमें। कुलस्य योग्यम ये बन गया। कुलस्य योग्यम। ये हो गया अनु का। अनु के बाद दूसरा लेते हैं हम। जैसे हम बात करें उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीपम। संस्कृत में क्या होता है? समीप। हिंदी में क्या कह सकते हैं? पास। हिंदी में पास या समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और उप के साथ विभक्ति कौन सी लगाते हैं? षष्ठी। उप के साथ कौन सी लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे। उप के साथ षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे उपगंगम क्या बना? इसका इसमें षष्ठी लगाओ गंगा में, तो गंगा का षष्ठी क्या होता है? गंगाया। और उप का क्या हो गया? समीपम। गंगाया समीपम। ऐसे इसी प्रकार उपनगरम। नगर में षष्ठी लगाओ आप, नगरस्य। नगर में षष्ठी लगाएंगे क्या बन जाएगा? नगरस्य। और उप का समीपम। उप का समीपम क्या बना? नगरस्य समीपम। शब्द पद क्या बना? उपनगरम। इसके बाद अगला देखते हैं। जैसे अधि का अर्थ होता है विभक्ति अर्थ में। किस में अर्थ होता है? विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ में। लेकिन जहां भी अधि आता है वहां हम लगाते हैं इति। वहां क्या लगाते हैं? इते लगाते हैं। आपको व्यक्ति याद न रखकर याद क्या रखना है? इते रखना है। 10th क्लास के लिए बहुत उपयोगी है। अधि क्या करना है? इति करना है। जैसे और इसके साथ व्यक्ति कौन से लगाएंगे? सप्तमी। इसका व्यक्ति कौन सी आएगी? सप्तमी व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? सप्तमी। लास्ट में आपको एक सारणी बना दूंगा, सारणी के अनुसार आप देख लेना। अधि के योग में कौन सी व्यक्ति?
सप्तमी और इति लगाएंगे, जैसे अधि रामम, अधि रामम, क्या बन गया? अधि रामम, अधि हरि, अधि हरि। अब इसमें बनाएंगे जैसे अधिरामम, राम के साथ कौन से लगाएंगे? सप्तमी, क्यों? अधि आ गया, जहाँ दिया जाता है वहाँ सप्तमी लगाएंगे। तो यहाँ क्या बन गया? राम में सप्तमी लगाओ, रामे, राम में सप्तमी लगाएंगे, रामे। और अधि का क्या बनता है? इति, अधि का क्या बनाएंगे? इति। तो क्या लगा देंगे हम? इति, इति लगा दो आप। क्या बना? रामे इति। समझ में आ रहा है आपके? रामे इति। क्यों? क्योंकि जहाँ दिया था वहाँ क्या लगाएंगे? इति। आपको याद रखना, जहाँ दिया था वहाँ क्या लगाना है? इति लगाना है। और व्यक्ति कौन सी लगानी है? सप्तमी लगानी है। व्यक्ति कौन सी लगानी है? सप्तमी लगानी है। तो क्या बन गया? राम में इति। इसमें देखो हरि, अधि हरि, जहाँ अधि आ गया वहाँ कौन सी लगानी है? अधि आ गया वहाँ पर इति लगाना है। व्यक्ति कौन सी लगानी है? सप्तमी। तो हरि में, हरि की सप्तमी क्या आती है? आपको आता है हरऊ। क्या बनता है? हरऊ। हरि की सप्तमी एकवचन हरऊ। और अधि का क्या बन जाएगा? इति, हरो इति। ये आ गया, समझ में आ गया होगा आपके? हरो इति। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। प्रति, प्रति का अर्थ होता है विप्सा, विप्सा। प्रति का अर्थ क्या होता है? विप्सा, अर्थात आवर्ती करना, आवर्ती करना। आवर्ती करना का मतलब है उसको, उस शब्द को 2 बार लिख दो, उस शब्द को 2 बार लिख दो। कैसे? व्यक्ति यहाँ पर द्वितीय लगा दो, व्यक्ति कौन सी लगा दो? द्वितीय लगा दो, व्यक्ति कौन सी लगा दो? द्वितीय लगा दो, द्वितीय लगाओ। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। यहाँ क्या हो गया? दिन, दिन में दिन को 2 बार लिख दो, क्योंकि प्रति आ गया, प्रति आता वहाँ क्या करते हैं? आवर्ती करते हैं। 2 बार लिख दो, दिनम दिनम, दिनम दिनम, दिनम दिनम लिख दिया। आगे क्या करेंगे? प्रति, प्रति का प्रति लिख दो वापस, प्रति का प्रति लिख दो। जैसे दूसरा उदाहरण ले, दूसरा उदाहरण ले हम, जैसे एकम एकम प्रति। एक उदाहरण लिया हमने, एकम एकम, एकम एकम प्रति। ये उदाहरण लिया हमने, एकम एकम प्रति। यहाँ क्या है? एकम एक, 2 बार होगा, आवर्ती हो गई, अतः इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक एक, एक एक। इधर क्या रह गया? प्रति। इधर क्या रह गया? प्रति। एक को 1 बार लिख देंगे, डबल है ना, एक को 1 बार लिख देंगे, क्योंकि आवर्ती तो उस पद बनाते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या? यण संधि से, यण संधि से आप जोड़ दो इसको, यण संधि से जोड़ेंगे क्या बनेगा? प्रत्येक। क्या बनेगा? प्रत्येक, प्रत्येकम। क्या बन गया आपका? प्रत्येकम। इसके बाद अगला देखते हैं, आपके जो 10th में है वो मैं बता रहा हूं आपको। अगला है निर, निर। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। अभाव यानी क्या होता है? कमी। अभाव यानी कमी, कमी। यहाँ इसके साथ कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? इसके साथ भी षष्ठी लगाते हैं। इसके साथ कौन सी व्यक्ति? षष्ठी। जहाँ निर आ जाएगा वहाँ षष्ठी लगा देंगे, षष्ठी एक वचन का प्रयोग करेंगे निर के साथ। तो देखते हैं, निर्गुण, निर्गुण। या तो आप षष्ठी लगा दो या एक वचन लगा दो या बहुवचन लगा दो। षष्ठी का एक वचन बहुवचन, निर्गुणम, निर्गुणम। गुणम करना है आपको, निर्गुणम। इसका बनाएंगे गुण, गुण में षष्ठी लगाओ, गुणा नाम। गुण में षष्ठी लगाएंगे, गुणा नाम, गुणा नाम। और निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। निर का अभाव, अभाव है। क्या बन गया? गुणा नाम, अभाव है। अब जैसे निर्बल, निर्बल, निर्बलम बन गया ये, निर्बलम। निर्बलम है, बल में षष्ठी लगाओ, बल में क्या लगाओ? षष्ठी लगाओ। क्या बन जाएगा? बलस्य। क्या बन गया? बलस्य। बलस्य निर का अभाव, निर का अभाव, यह कमी। बलस्य अभाव है, बल का अभाव अर्थात बल की कमी। आया समझ में? आगे देखते हैं अगला, निर का हो गया। इसके बाद आप यथा का देखो, यथा। यथा एक अव्यपद है। यथा क्या है? अव्यपद है। यथा, यथा का अर्थ क्या होता है? अंतिकर्म, 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 अनुसार, अनुसार। यथा क्या अर्थ होता है? अनुसार। यथा का अर्थ क्या होता है? अनुसार। और इसमें द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं, द्वितीय एक वचन। जैसे यहाँ द्वितीय व्यक्ति लगा दो। इसमें कौन सी व्यक्ति? द्वितीय लगाओ। इसमें द्वितीय, द्वितीय लगाओ। इसमें कौन सी व्यक्ति? द्वितीय। यथा के साथ द्वितीय।
याद रखना, यथा के साथ द्वितीय। जैसे यथा बलम, यथा बलम, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा बलम, यथा शक्ति। अब देखो यहाँ बल में कौन सा लगाएंगे? द्वितीय। बल में द्वितीय लगाओ, क्या बन जाएगा? बलम। बल में द्वितीय लगाएंगे, बलम। और यथा का अंतिक्रम, यथा का अंतिक्रम, 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 अंतिक्रम बन गया यथा बलम। क्या बना? यथा बलम। यथा के साथ कौन सी? द्वितीय लगाएंगे, यथा के साथ द्वितीय। यथा का अर्थ क्या होता है? अंतिक्रम, अंतिक्रम। तो क्या करेंगे हम? बल में कौन सी? द्वितीय, बलम बन गया। और यथा में यथा का अर्थ अंतिक्रम, क्या बन गया? बलम अंतिक्रम, बलम अंतिक्रम। आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए आप। आगे यथा शक्ति, यहाँ क्या है? शक्ति, शक्ति है। यहाँ आपको यथा आ रहा है, यथा के साथ व्यक्ति द्वितीय, द्वितीय शक्ति में द्वितीय लगाओ, शक्तिम, शक्ति में द्वितीय लगाएंगे, क्या बनेगा? शक्तिम, क्या बनेगा? शक्तिम। और यथा का अर्थ क्या होता है? अंतिक्रम, अंतिक्रम लिख दो, अंतिक्रम, अंतिक्रम, अंतिक्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास एक सह, सह, सह का अर्थ होता है सहितम। सह का अर्थ क्या होता है? सहितम, सह का सहितम या साथ, सह का सहितम या साथ। हम यहाँ जहाँ भी सह आएगा वहाँ क्या लगा देंगे? सहितम लगा देंगे। और व्यक्ति कौन से लगाएंगे? व्यक्ति तृतीय लगाएंगे। आपको पता है वैसे भी कि सह के साथ कौन सी व्यक्ति आती है? तृतीय। सह के साथ तृतीय, सह के साथ कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति। देखते हैं, उदाहरण देखते हैं एक इसका, सह का। सह चित्रम, सह चित्रम, सह चक्रम, सह चक्रम। देखो दो उदाहरण लिखे मैंने। अब आपको पता है सह आ गया, सह आ गया, व्यक्ति कौन सी लगानी है? तृतीय। व्यक्ति कौन सी लगानी है? तृतीय। और सह के साथ व्यक्ति तृतीय, और सह में तृतीय हो गई। अब हम यहाँ पर तृतीय लगाओ, इसमें चित्र में तृतीय लगाओ। चित्र में तृतीय लगाएंगे, क्या बनेगा? चित्रेण। चित्र में लगाएंगे चित्रेण। और सह का अर्थ क्या होता है? अर्थ बताओ, अर्थ क्या होता है? सहितम। अर्थ क्या होता है? सहितम। अर्थ क्या होता है? सहितम। और व्यक्ति तृतीय, अर्थ सहितम, चित्रेण सहितम, सहितम, चित्रेण सहितम। सह चक्रम बनाए, चक्र में तृतीय लगाओ, चक्रेण, क्या बन जाएगा? चक्रेण। आगे सह का सहितम, सह का सहितम। अब देखो इसमें मेन बात समझने वाली कौन सी है? आपको समझना है, याद रखना, ये बात भूलना नहीं है। आपके 10th के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे इसमें। समास का एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके। देखो आगे यहाँ क्या है? मेन क्या है? अगर आपके पद में जो आपके पद आ रहा है, जो मूल पद है, उसमें क्या देखना है? अगर ए या आ, अकारांत या अकारांत आता है, अगर शब्द कैसा हो, अकारांत या अकारांत हो, तो वहाँ पर पद बनाएंगे। जब आपका पद जो सामासिक पद बनेगा, सामासिक पद बनेगा, क्या बनेगा? सामासिक पद बनेगा। तब क्या करना है? आपको शब्द में देखना है, ए आ रहा है, आ आ रहा है, तो क्या करेंगे आप? यहाँ ए और आ के स्थान पे क्या बना देंगे? अम बना देंगे। क्या बना देंगे? अम। क्या करना है? अम। कब? सामासिक पद में। याद रखना, सबसे मेन है ए या आए तो क्या बना देंगे? अम बना देंगे। ई आए, लघु आए, दीर्घ आए, या फिर ए आए या आई आए, तो इनको उठा देंगे, इनको उठा देंगे, इनके स्थान पे क्या कर देंगे? ये कर देंगे, लघु ई कर देंगे पद में। पद की बात बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट नियम है ये मोस्ट नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। ये ई या ई, ए या आई आए तो क्या बना देंगे? ई बना देंगे। ये लघु ई है। इसी प्रकार जैसे ऊ या ऊ, और यहाँ पर ओ या औ, ओ या औ आए। अगर इन चारों में से कोई सा भी आता है तो आप क्या बना देंगे? ऊ बना देंगे, लघु ऊ बना देंगे। इनका ध्यान रखना है, ऐसे बनाएंगे हम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।